अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तैयब सैफ। भावलपुर की अगर हम बात करते हैं तो नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन जब भी कोई अगर तरक्याती मनसूबे की हम बात करते हैं तो भावलपुर को हमेशा से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और ख़ास तौर पर जो सीवरेज का मामला है भावलपुर का, वो बहुत ही गंभीर हो चुका है भावलपुर के अंदर। और वो तमाम कॉलोनी जो कि पोश इलाकों से थोड़ा सा हट के हैं, जो कि मीडियोकर्स कॉलोनीज़ कहलवाती हैं, वहाँ पर ना ही कोई सियासी कायदीन वहाँ पर पहुँचते हैं, ना ही ब्यूरोक्रेसी की नज़र वहाँ पर जाती है, और ना ही कोई और महकमा वहाँ पर पहुँच पाता है तमाम तर मामलात की सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए। जिसकी वजह से और कुछ नहीं होता, हमें आए दिन किसी गली की सड़क बैठी हुई हमें दिखाई देती है, सीवरेज कोलैप्स होती हुई दिखाई देती है, ग्राउंड फेलियर्स हमें दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो एक नवाबों के शहर भावलपुर की जो एक पहचान है, साफ़ सुथरे भावलपुर की पहचान, वो ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो मैं शादाब कॉलोनी में मौजूद हूँ। मेन रोड है जिसकी मेन सीवरेज लाइन इस वक्त बैठ चुकी है, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं नई सीवरेज लाइन डालने का, वो काम चल रहा है, लेकिन इतना सुस्त रवि से जारी है कि यहाँ पर आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, बताइएगा ये कितने अरसे से ये मामला चल रहा है आप लोगों के साथ, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर ये 1.5 माह हो गया इनको ये सीवरेज का काम करते हुए। 1.5 माह में इन्होंने पानी में ठहर कर इनके जो गड्ढे ना इन्होंने बनाए पानी के अंदर ठहर कर, इसके नीचे सीवरेज के पैदान भी सही नहीं बनाए, तो ये कैसे कंप्लीट होगा? ये तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये ऐसा ऐसा बैठता चला जा रहा है। और ये पानी यहाँ पर खड़ा था, आज इन्होंने मट्टी गिरी है, ऐसे थोड़ी सी ये गाड़ी आगे फंस गई यहाँ पर, तो ये बहुत मुश्किलात हो रही है। हमारे गाड़ी निकलने के लिए हमें दुश्वारी हो रही है। हम गाड़ी नहीं लेके जा रहे, पैदल जाते हैं यहाँ तक रोड तक, और रोड से फिर वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके हम पैदल यहाँ तक आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। ये कोई नाकिस मटीरियल लगाया इन्होंने, जितने भी यहाँ पर ठेकेदार चले फिर रहे हैं और इनके जो काम करने नॉन टेक्निकल बंदे हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर टोटली काम गलत किया है। मीन्स के न पहले वाला पानी निकाला नहीं और ऊपर वाला काम शुरू कर दिया। पानी के अंदर ही खड़ा होकर काम किया इन्होंने, वो पहले पानी इन्होंने निकाला नहीं है, ऑलरेडी पानी के अंदर खड़ा होकर काम किया। वो पैदान ही सही नहीं बनाया, तो ऊपर बुनियाद कैसे सही होगी? मीन्स के वहाँ पर किसी किस्म का आपको इनके ऊपर इतमाद नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो काम हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा? सर ये काम मुश्किल है, ये बैठ जाएगा सीवरेज सारा, ये ठीक नहीं है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा ये सीवरेज के हवाले से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर काफ़ी मुश्किल, ना तो गुजरने की जगह है, लोग हालात से तंग हैं, दूसरा कारोबार नहीं है, ये रास्ता ब्लॉक हो गया, अब लोग आने जाने में परेशानी हो रही है। क्या करेंगे लोग? ना कारोबार सही तरीके से चल रहा है, ना आने जाने का रास्ता है। मेहरबानी करें, को गवर्नमेंट वालों से कहें कि ये जल्दी जल्दी बनवाएं, ताकि लोग अपने जो भी काम है उसको अच्छे तरीके, जो भी काम है वो अच्छे तरीके से कर सकें। ये हाल भावलपुर की सिर्फ एक कॉलोनी का नहीं है, बेशतर कॉलोनी ऐसी हैं जिनकी सूरत हाल ऐसी हो चुकी है। तो तमाम तर कॉलोनियों की जो सूरत हाल है हम आपको दिखाते हैं, और ख़ास तौर पर जो हकाम बाला हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ और शहरियों के साथ हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान ये बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? ये खुले मेन होल्स हैं, सीवरेज लाइनें डली हुई, टफ टाइल नहीं यहाँ पर लगी हुई, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तरह तरीके से आए हैं ये लोग 17 जनवरी से, और अभी तक ये काम हमारे हिसाब से तो 10-15 दिन का था, लेकिन अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। हम एक तो किराया भी पल्लू से भर रहे हैं, दूसरे नंबर से बदबू और स्मेल की वजह से, गंदे पानी की वजह से हम बहुत परेशान हैं। इनका कोई हल हो तो आप निकालें, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे ये काम कर रहे हैं। 8 बजे आते हैं और उसके बाद 10 बजे काम शुरू करते हैं, फिर 5 बजे चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपने किसी बड़े ऑफिसर को आते हुए नहीं देखा, यहाँ पर किसी MP MNA को आते हुए नहीं देखा कि वो देखे यहाँ पर आके काम कैसे हो रहा है? कोई निगरानी नहीं होती यहाँ? बस वो एक काउंसलर साहब हैं इधर के, वो आए थे, नाजिम हैं या काउंसलर हैं, वो आए थे। उसके बाद कोई बड़ा ऑफिसर कोई भी नहीं आया यहाँ पे। मतलब काम की रफ्तार कैसी है, काम की क्वालिटी कैसी है, कुछ नहीं देखा? है बहुत सारी सुस्त है, बहुत सुस्त है, जितना कहें उससे भी ज़्यादा सुस्त है। मस्जिद जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा? और सर यहाँ ये 12 बजे तक रोड चलता था, अब हम जो है देखते हैं इल्ला कलील कोई पैदल गुजरता है, वरना कोई गुजरता भी नहीं है। वरना कोई गुजरता भी नहीं है। सर आप बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सर इस तरह ये है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी ले आते हैं ना, फंस जाती है, धक्का लगवाना पड़ता है, निकालनी पड़ती है। जैसे कि जिस तरह आपने देखा ये गाड़ी फंसी हुई है, जैसे आगे गाड़ी फंसी हुई है, तो टर्न, दूसरी बात ये गली छोटी है, यहाँ पे टर्न नहीं हो पाता। तो सही कह रहे हैं अंकल, तकरीबन 3-4 महीने हो गए तकरीबन जो है ना इसी जी सर आप बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आप लोगों को ये रोड के ख़राब होने की वजह से, टूटी हुई सीवरेज लाइन की वजह से? सबसे पहले तो बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है।
इसके अलावा 7 मस्जिद है, मस्जिद में लोगों का आना जाना बहुत बुरा हाल है। तो ये महीना तकरीबन हो गया हमें जलील होते हुए, तो अल्लाह ही। पहले यहाँ पर ठीक था काम या पहले भी पानी खड़ा रहता था यहाँ? नहीं, पहले पानी था लेकिन ऐसी तंगी नहीं थी हम लोगों को पहले की इसकी निस्बत पहले कुछ ठीक था, लेकिन अब तो बंदा पैदल नहीं जा सकता, बाइक गाड़ी पर तो जाना बहुत दूर की बात है, गाड़ी पे जाना। अच्छा, लेकिन सुबह स्कूल के टाइम में अच्छा खासा रश होता है यहाँ पर, गली छोटी है, गटर यहाँ पर खुले हुए हैं, कहीं जगह पानी खड़ा है, कहीं जगह कीचड़ बना हुआ है, तो कोई स्लिप होता होगा बच्चा और उसका दिन खराब हो जाता होगा। नहीं, स्कूल के वक्त तो रश होता है सर, उसके अलावा भी ये गली वैसे भी पंप तक छोटी है, तो इतनी छोटी भी नहीं है, लोगों ने नाजायज़ तजावज़ात बहुत बढ़ा ली हैं, जैसे कि आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, सीढ़ियाँ 2-2 4-4 स्टेप लगा दिए हुए हैं, और इसके अलावा मोटरें लगाई हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। 1-2 दफ़ा दरख्वास्त भी दी है TMA में, लेकिन कोई आया ही नहीं। सर ये बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब यहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाता है, कोई गाड़ी फंस जाती है, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको तमाम तर सूरत हाल की वजह से? सर हमें यहाँ बहुत मुतासर हो रहे हैं रोड की वजह से, 1.5 माह हो गया हमारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि वो तो फटाफट तमाम लोगों के काम कर रही है, नई स्कीमें बनाई जा रही हैं, सीवरेज लाइनें बिछ रही हैं, हर तरफ तरक्की है, सुकून है। नहीं, यहाँ सर तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ गटर लाइन बैठ गई है, गटर बैठे हुए हैं, काम बहुत हमारा मुतासर हुआ है, कोई काम नहीं चल रहा इधर। तो कितने अर्से से गटर बैठे हुए थे आपके, जिसके बाद हुकूमत को ख्याल आया कि ये काम भी होना चाहिए? पहले गटर लाइन बंद थी, चल भी रही थी, कुछ बंद भी थी, और ये नई डाल दिया, अब बिल्कुल बंद है, अब नहीं काम चल रहा। मतलब नया डाला तो सारा काम ही ख़राब हो गया? सारा काम बंद पड़ा हुआ है, सारा काम बंद पड़ा हुआ है इस वक्त 1.5 माह से, तो तमाम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर मज़ीद लोगों का क्या कहना है, आइए आपको उनके पास लेके चलते हैं। कुछ और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, कारोबारी तबके से यहाँ पे ताल्लुक़ रखते हैं, और ख़ास तौर पर इस रोड की वजह से इनका कारोबार काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहा है, तो इस वाले से इनसे बात करते हैं। जब वजह नहीं बताइएगा क्या कहते हैं जब कस्टमर आपके पास आते हैं कि टूटी हुई रोड से होके आते हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बस ये रोड की वजह से ये सारी मुश्किलात, अब इन्होंने गटर लाइन वगैरह डाली है, इसके खड्डे वगैरह, उसमें आने जाने में टेंशन होती है, काफ़ी मुतासर भी है इसी वजह से, तो काफ़ी आवाम को दूर से सफ़र करके आना पड़ता है। आवाम को दूर से सफ़र करना पड़ता है। आपका कारोबार कितना मुतासर होता है? आप लोग यहाँ पर बैठते हैं, स्मेल होती है आपके पास, मिट्टी उठती है, किन मुश्किलात? ज़ाहिर बात है, अब यहाँ पे मिट्टी वगैरह तो अंदर तो आएगी ना, इसकी वजह से। जी अंकल जी, आप बताइएगा, यहाँ पर हुकूमत ने काम शुरू किया था कि नया बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन पहले वाला भी बेड़ा गर्क कर दिया, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, पहला भी सी खराब, लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਹੌਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਉਧਰ ਪੈਪ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੌਦੀ ਡੂੰਘੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੈਪ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੌਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲੈ, अगर 1 महीना लैन चले जाए, जिम्मेदार है गवर्नमेंट का नुकसान करता थी 20-25-30 लाख रुपये का। मतलब आप कह रहे हैं ठेकेदार मिली भगत के साथ ये तमाम के नाकस 24 लाख का ठेका सी, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਗਵਰਨमेंट ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। मतलब इस वक्त आपकी शिकायत बरकरार है? बरकरार है बिल्कुल शिकायत। मेरा नाम अमानत अली अल जहीर मरमैल अल करीम प्लाजा बावलपुर। जो मर्जी मैं जिथे मर्जी कमिश्नर को AC को जिथे बनाने में हाजिरी देवांगा। सर आप क्या कहते हैं, आपकी शिकायत बरकरार है या आपका मामला कोई हल हुआ है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मटेरियल 2 नंबर लगा हुआ है। अब देखें ना, गटर लाइन उन्होंने डाली तो है, गटरों में इसमें सीमेंट बिल्कुल कम डाली हुई है, और गटर से ऐसे लगता है कि ये अब 2 दिनों में 3 दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा, लाइन अंदर से फट जाएगी। इनका बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, पैसे इन्होंने ले तो लिए, आवाम को देखें अब कितनी मुश्किलात यहाँ पे पेश आ रही है इनको। आवाम को मुश्किलात। सर आपने कोई अपने तौर पे कुछ शिकायत दर्ज करवाई है, किसी को मिले हैं, ठेकेदार को कुछ कहा है, अपने तौर पे कुछ कहा? नहीं, ठेकेदार यहाँ पे ठहरे तो उनको कहा तो था, लेकिन अब वो नहीं सुनते। अब वो कहते हैं ठीक है जी, हमें नहीं पता, अब आगे से बात करें। अब किसको ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਸੋਹਣੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ नीचे से लेकर ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਸਦ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ 10% ਮਿਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ 20% ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਫੀਸਦਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ 20-25% ਲੱਗਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 70-80% ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਜਾਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। हुकूमत कहती है अगर उन्होंने करोड़ रुपए का बजट दिया है तो यहाँ पर 20 लाख रुपए लगेगा बस। ਬਸ ਕਰੋੜ ਚ 20 ਲੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। बहुत ज़्यादा बता रहे हैं।
آپ کہہ رہے 5 लाख भी नहीं लगा? नहीं लगा मेरे यहाँ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ठीक है जब ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈ 2 नंबर गटर बने हुए, ये इसमें कोई फायदा नहीं है। देखें इसमें सारा तो 2 नंबर मटेरियल लगा हुआ है इसमें। ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ डिजाइन का इस्तेमाल सही से नहीं किया, जो ड्राइंग आई है उसको फॉलो नहीं किया है। ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15 ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈ 18 ਦੀ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 5 ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਂ 6 ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਪੈਪ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਥੱਲੇ ਟੋਇਆ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨमेंट ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਪੈਣਗੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ गवर्नमेंट को दोबारा पैसे लगाने पड़ेंगे जी। सर आप बताइएगा थोड़ा सा, आप क्या कहते हैं कि ये मनसूबा ठीक है या गवर्नमेंट को इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए। मनसूबा सही नहीं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ जो लेवल में होना चाहिए था। जो ठेकेदार को ऊपर निगरानी में ज़ेरे निगरानी में काम करना चाहिए था वो निगरानी में काम नहीं। अब आप क्या मुतालबा करते हैं यहाँ पर कि ये डिज़ाइन नया बनना चाहिए या ये बरकरार? नहीं, ये बरकरार नहीं चलेगा। ये नहीं चल सकते। शहरियों की जो शिकायत है वो बरकरार है कि ये जो मनसूबा है ये तो 1 माह तक नहीं चल सकता और जो नए मनसूबे जितने बनाए जा रहे हैं उनकी ड्राइंग्स जो हैं वो अच्छी नहीं है और ड्राइंग्स के हिसाब से काम भी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आम लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर जो सरकारी वसाइल हैं उनका भी बेदरेग यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से जो हकाम बाला हैं, जो इसके सेक्रेटरी हैं, वो क्या कहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनका इसके ऊपर हम रद्दअमल जानते हैं, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे लियाकत अली चट्टा साहब से कि आखिर वो क्या कहते हैं। सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त हमने फोकस करना है वो तमाम तरक्याती स्कीमें जिसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जो दफातर हैं वो इसमें शामिल थे और ख़ास तौर पे वासा की अगर हम बात करते हैं तो पूरे जनूबी पंजाब में वासा सिर्फ एक डिवीज़नल हेड क्वार्टर पे मौजूद है। बाकी अगर हम बात करते हैं भावलपुर की, डेरा गाजी खान की डिवीज़नल हेड क्वार्टर तो मौजूद है लेकिन वासा वहाँ पर नहीं है। तो इन तमाम इलाकों के अंदर आखिर जो सीवरेज की स्कीमें हैं, जो वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, उनको कैसे बेहतर किया जाएगा? सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा थोड़ा सा, एक वासा के हवाले से, दूसरा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के हवाले से। लेकिन जी आज बेसिकली हमने बहावलपुर में खुली कचहरी की है जिसमें हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुतल्लिका काफ़ी शिकायत थी, जिनमें सबसे ज़्यादा शिकायत जो हैं वो सीवरेज और वाटर सप्लाई के बारे में थी। तो अगरचे ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बनाने तक तो कर रहा है, लेकिन उसकी आगे मेंटेनेंस MNR जो है वो उनके पास नहीं है। तो इस सिलसिले में बेसिकली डिवीजनल हेडक्वार्टर और बड़े शहरों में वासा जो है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट है जो इस सारे काम को करता है। DG खां के लिए वासा जो बनना है उसकी समरी चीफ मिनिस्टर साहब को चली गई है, लेकिन आज मैंने यहाँ ये आके भावलपुर में महसूस किया है लोगों की शिकायत और बाकी भी सारी चीज़ों के यहाँ पे भी वासा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जल्दी हम यहाँ पे भी इस इशू को टेकअप करते हैं और ये गवर्नमेंट को इसके अप्रूवल के लिए भिजवाएंगे, चूँकि ये भी एक बिग सिटीज़ में शामिल है और यहाँ पे सीवरेज के, वाटर सप्लाई के बहुत सारे इशू हैं। ये तब तक सही तरीके से हल नहीं हो सकते जब तक यहाँ के प्रॉपर टेक्निकल डिपार्टमेंट ना हो। सर मामला ये होता है कि गवर्नमेंट किसी भी इशू को हाईलाइट करते जो हुआ होता है उसको टेकअप करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस हवाले से नहीं हो पाती। समहाउ फंड्स का इशू आ जाता है, समहाउ जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनकी तब्दीली का इशू बनता है, या सम टाइम जो मुकामी लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट इसके अंदर कम हो जाता है। तो ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं DG खान की, तो DG खान में वासा मंजूर हुए 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन वहाँ पर अभी तक फंक्शनल नहीं हो सकी। जबकि बहावलपुर में अगर आज भी मंजूर होती है तो 3 साल तो मज़ीद लग जाएंगे। तो बहावलपुरियों को उससे पहले क्या फ़ायदा दे सकते हैं हम आपके होते हुए? ये देखिए बेसिकली हमारा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको अभी भी वो बहावलपुर में 2 एक बड़ी स्कीमें जो है वो ले डाउन कर रहे हैं, लेकिन इनकी अभी मेंटेनेंस सुपरविजन जो है वो कॉरपोरेशन कर रही है। तो वो कॉरपोरेशन के साथ मैं अपने तौर पे भी टेकअप करूँगा कि वो जो उनके पास एग्जिस्टिंग वसाइल हैं उसकी मदद से इसको बेहतर करें। जो उनके पास अपनी मशीनरी है उसकी मदद से जहाँ कहीं को सीवरेज सिस्टम ब्लॉक है, चौक है, बंद है, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। 2010 के सैलाब के अंदर डेरा गाजी खान का जो सारा सीवरेज सिस्टम है वो नकारा हो गया। मुल्तान का जो सीवरेज सिस्टम है वो 40 साल से पुराना है। अगर हम बहावलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक तवील अरसा हो गया है हमारा सीवरेज सिस्टम फ्लॉप हो चुका है। तीनों बड़े शहर हैं जनूबी पंजाब के और तीनों को मेगा सीवरेज स्कीमें चाहिए। तो इस बजट के अंदर हम उम्मीद रख सकते हैं कि मेगा सीवरेज स्कीमें हमें मिलेंगी? बिल्कुल डेफिनेटली। इसमें मुल्तान के अंदर तो 2 बड़ी स्कीमें जायका के ज़रिए आ चुकी हैं,
اس میں ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہے. اسی طرح ڈی جی خاں پیکیج کے ذریعے وہاں پہ ایک بڑی اسکیم آ چکی ہے. تو بہاولپور میں بھی ایسی بڑی اسکیم یقیناً آئیں گی. ہمارا یہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کے اوپر ورک کیا ہے کارپوریشن کے ساتھ مل کے. اس ADP میں انشاءاللہ ایسی اسکیمیں آئیں گی کہ یہ ایشو ان تینوں ریجنز میں حل ہو جائیں گے. سر ہمارے پاس تو جو خاص طور پہ جو ہمارا واٹر ڈسپوزل ہے اس کا ایشو ہی حل نہیں ہو پا رہا. کچھ عرصے کے لیے پیسے منظور کیے جاتے ہیں, تھوڑے سے پیسے لگا دیے جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے معاملہ حل ہو جاتا ہے, لیکن جیسے ہی پہلی برسات آتی ہے, پہلی بارش آتی ہے, اور ساتھ ہی وہ جو تمام تر کارکردگی ہے وہ پھیل جاتی ہے, نہ کہ وہ پانی کہیں اور جائے, وہ شہر میں پھیل جاتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی کام کریں گے کہ شہر جو ہے ہمارا ہر دفعہ ڈوب جاتا ہے, اس دفعہ نہ ڈوبے؟ ڈیفینیٹلی یہ ہم اپنی اس میں جو ایگزسٹنگ وسائل ہیں, جو فنڈز ہیں, ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور چونکہ اب یہاں ایک انڈیپینڈنٹ سیکریٹریٹ بن گیا ہے, یہاں سینئر افسر یہاں بیٹھنے لگ گئے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کی مسائل کے اوپر ہر محکمے کی اپنی اپنی نظر ہوگی. جس طرح ہماری ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی ہے, اسی طرح لوکل گورنمنٹ والے بھی اپنے مسائل دیکھ رہے ہیں. تو اوورآل آپ کو اس سے امپرومنٹ ضرور نظر آئے گی. PHA کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ PHA آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہا ہے, خاص طور پر آپ کی سپرویژن کے حوالے پہ. گزشتہ ہم ADP کی بات کرتے ہیں تو PHA کو ایک بھی اسکیم نہیں مل سکی, سوائے پورے پنجاب کے اندر DG خان کے PHA کو کسی PHA کو کوئی اسکیم نہیں ملی. تو اس دفعہ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے. PHA کے لیے حکومت پاکستان نے اس دفعہ اناؤنس کیا ہے کہ جشن بہاراں اچھے شایان شان طریقے سے منائے جائیں. کووڈ میں لوگوں نے بہت سارے مسائل فیس کیے ہیں, برداشت کیے ہیں, تو اب ایک اچھا وقت آ رہا ہے. اس میں PHA بھی جشن بہاراں کا یہاں ارینج کر رہی ہے, جس طرح باقی ضلعوں میں بھی ہو رہا ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے. تو اسی طرح PHA یہاں پہلے بھی بہت اچھا کام نظر آتا ہے. بہاولپور میں ہر جگہ گرینری ہے, گرین بیلٹس مینٹین ہے. مزید ان کو جو سٹاف وغیرہ کی کمی ہے, مقامی طور پہ ایک ایشو ان کی فنانس کا تھا. تو میں سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ نے کافی حد تک ان کا مسئلہ ایڈورٹائزمنٹ والا حل کر دیا ہے, وہ اب ان کو ملنے لگ گیا ہے. اسی طرح جو ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں ہیں اس میں سے بھی 1% فنڈ ان کو ملنے ہوتے ہیں. کئی ساری اسکیموں میں وہ پہلے نہیں مل رہے تھے. اب ہماری DG صاحبہ اور چیئرپرسن یہاں کھڑی ہیں, یہ بھی اپنے طور پہ ایفرٹ کر رہے ہیں. سر اس مفاد کو اگر ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر پبلسٹی کی مد کے اندر, تو پبلسٹی اب بہت ایڈوانس ہو چکی ہے آنے والے وقت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو. لیکن ہمارے پاس اگر بہاولپور کی بات کرتے ہیں تو بہاولپور میں ہمارے پاس جتنے بھی ہورڈنگز ہیں وہ پرانے طریقے کے ہی ہیں. صرف ایک آدھی ہمیں جو LED یا SMD لگی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم ملتان میں بات کرتے ہیں وہاں پر بھی اکا دکا نظر, لیکن DG خان میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا. تو اس پورے ایریے کو ایک جیسا کرنے کے حوالے سے کچھ اس طرح کی PHA کو انیشیٹو لے گا یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہی چلے گی؟ اب دیکھیں یہ کچھ کلچرل ایشوز بھی ہیں, ریلیجیس ایشوز بھی ہیں, یہ یکدم ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. آہستہ آہستہ جیسے اویئرنیس اور یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس سے انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور بہاولپور میں بھی DG صاحبہ کھڑی ہیں, میں انہیں کہوں گا کہ وہ جو ایڈورٹائزمنٹ کا ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے نا, جس طرح ملتان میں ریسنٹلی PHA نے کیا ہے, تو یہاں پہ بھی وہ الیکٹرانک سسٹم جو ہے وہ انسٹال کریں. اور اسی طرح آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے یہ کلچرل چینجز آئیں گی. سر بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ہمارے ساتھ عامر صاحب موجود ہیں. سر BDA کے حوالے سے ایک بڑی باتیں آج کل چل رہی ہیں, خاص طور پر نیا پاکستان کے حوالے سے, کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم BDA اپنی لانچ کرنے جا رہا ہے اور بڑا بہترین قسم کا ایک فلیٹ سسٹم ہوگا. تو اس حوالے سر بتائیے گا. ہاں جی, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب لیاقت چٹھا صاحب کا کہ آج وہ یہاں پہ تشریف لائے اور اسپیشلی ہمیں موقع دیا BDA کو کہ یہاں بیٹھ کے ہم لوگ کھلی کچہری کریں. جو آپ بات کر رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے, تو اسی سلسلے میں اب ہم لوگ جا رہے ہیں. وہ جو آئیڈینٹیفائی ہم لوگوں نے جگہیں کی ہوئی ہیں وہ سیکرٹری صاحب کو دکھاتے ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. بہت جلد ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پورا لے کے اور اس پہ کام شروع کریں گے. اس میں کس ٹائپ کا کام ہوگا آخر کوئی ہمیں بتائیں, انیشیٹو بتائیں, بہاولپور کے لوگ جاننا چاہتے ہیں. اس میں افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر ہے سب سے مین جو فوکس ہے, کہ اس میں افورڈیبل ہاؤسنگ ہوگی 70% اور 30% جو ہوگی ہم لوگوں کی کمرشل اور دوسرے پلاٹس ہوں گے جو عام لوگوں کے لیے, میڈیم طبقے کے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہوگی. تو مین فوکس ہمارا افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر ہے کہ غریب لوگوں کو گھر ملے, جن کے گھر کے اوپر سر کے اوپر چھت نہیں ہے ان لوگوں کو ہم گھر پرووائڈ کریں. تو مین فوکس ہمارا افورڈیبل ہاؤسنگ پہ ہے. تو کتنے عرصے میں وہ تمام لوگ پیسے ادا کریں گے, اس کے گورنمنٹ ان کو کتنی فائنینسنگ کریں گی, کتنی سپورٹ کرے گی؟ ویل جو بیسیکلی ہر بینک نے اس وقت فنانسنگ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈورٹیزمنٹ کی ہوئی ہے. تو اس میں گورنمنٹ جو کر رہی ہے, گورنمنٹ 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے ہر گھر کے اوپر ایک غریب آدمی کو. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو 30 سے 35 لاکھ تک جو قرضہ ملے گا ہر بینک سے.
उसमें हम लोग इंशाल्लाह मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम लोग 20 से 22 लाख में उनको घर बना के देंगे 2 बेडरूम का, और उस पर हम लोग पूरी तरह काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको ये डेफिनेटली ये खुशखबरी देंगे भावलपुर में। सर अगर हम बात करते हैं एक आम इलाके के अंदर प्लाट से लेकर घर बनाने तक तो 30 से 35 लाख का घर बनता है, तो आप बात कर रहे हैं 20 से 22 लाख की, तो 20 से 22 लाख के अंदर घर कैसे बनेगा? लोग तो प्लाट नहीं ले पाते, आप 3 से 5 मरले का प्लाट कैसे दे देंगे? देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशली जो है ना ये, बल्कि नया पाकिस्तान के अंडर जो हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं उसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना वो हमें लैंड प्रोवाइड करेगी बिल्कुल बेसिक उसके ऊपर जो उनका डीसी रेट होता है। लेट्स से कि अगर वो हमें 52,000 रुपये में एक मरला दे रहे हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस करके वो अगर मैक्सिमम 1,20,25,000 का मरला बनेगा तो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर मैं समझता हूँ कि 22 से 24 लाख में हम लोग घर बना सकते हैं इजीली, 2 बेडरूम का। गवर्नमेंट की तमाम तर काविशें इसके अंदर शामिल होंगी, उसके बाद जाके इतने का बनेगा? डेफिनेटली उनकी काविशों से ही बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि जब आपकी ज़मीन इस शहर के अंदर अगर 8 लाख रुपये मरला है और हमें गवर्नमेंट की स्कीम जो गवर्नमेंट के थ्रू जो हमें लैंड मिलेगी वो इतनी कम कीमत पे मिलेगी कि हम लोग उसको आराम से उस टारगेट को पूरा अचीव कर सकेंगे। तो भावलपुर में हमारे पास इतनी कितनी जगह हैं जो इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं और वहाँ पर एक कसी तादाद में घर बन सकते हैं? हमारे पास 2 जगह हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं। एक हम लोगों के पास 36.8 एकड़ जो जगह है जो बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड जो है उसके बिल्कुल सामने आशियाना स्कीम किसी दौर में पिछली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, वो जगह है। और उसके बाद 147 एकड़ है बिल्कुल DHA के साथ डेरा इज़्ज़त के पास, हाँ उसके साथ जो है ना वो जगह भी है। तो इन दोनों के ऊपर हम लोग फोकस हैं इंशाल्लाह। इनमें से सबसे मेन फोकस हमारा यही है कि हम शहर के अंदर लोगों को बना के दें घर, ताकि वो फ्लैट्स बनेंगे या घर बनेंगे? उसमें हम लोग एक ग्राउंड फ्लोर के साथ ग्राउंड प्लस 1 उसमें इस तरह का होगा, 2 बेडरूम के और 3 बेडरूम के, 4 मरले के, 5 मरले के, 3 मरले के, इस तरह के होंगे। अच्छा ये बताइएगा कि भावलपुर के अंदर तो बात हो गई, अगर हम मुल्तान की बात करते हैं, डेरा गाजी खान की बात करते हैं, वहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग के हवाले से कितने प्लान आ रहे हैं वहाँ? अभी मुल्तान में तो एक हमें ज़मीन आइडेंटिफाई हुई है शहर से बाहर, और शहर के अंदर हमारा वहाँ पे 24 कनाल का एक प्लाट है, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने का प्लान किया गया है, वो भी गवर्निंग बॉडी में चला गया है। इसी तरह एक और भी प्लाट था, वहाँ पे भी हाई राइज बिल्डिंग बनाने का एक ट्रेंड डेवलप किया जा रहा है। हमारी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो भी इसके ऊपर काम कर रही है, वो भी जिस तरह LDA ने वहाँ पे 30,000 फ्लैट बनाए हैं, इसी तरह ये भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जल्दी हम यहाँ के मुल्तान के लोगों को भी खुशखबरी देंगे कि इनको वो 2 बेड फ्लैट्स जो हैं वो आसान किस्तों पे कम कीमत पे मिलेंगे। डेरा गाजी खान में क्या होगा सर? डेरा गाजी खान में एयरपोर्ट रोड पे एक ज़मीन हमने आइडेंटिफाई की है, उसका केस बना के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भेजा है। इसी तरह एक 50 एकड़ ज़मीन तौसा में फ़ाइनल की है। तो ये दोनों जगह जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत आ रही हैं। अभी इनको प्लानिंग पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह वहाँ पे भी लोगों को ये सहूलत। हमारे पास चिश्तिया के अंदर एक नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत एक स्कीम तैयार पड़ी हुई है बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर प्लॉटिंग नहीं हो पा रही। अगर प्लॉटिंग होती है तो कभी कीमतों का इशू आ जाता है, लोग उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते। तो वो एक गवर्नमेंट की तैयार स्कीम है, लेकिन उसका एक भी प्लॉट अभी तक सेल नहीं हो पा रहा। तो उसके हवाले से कोई काम हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? उसमें बेसिकली चिश्तिया में मसला ये है कि पिछले दौर में जब वो ज़मीन आइडेंटिफाई करके वहाँ पे डेवलपमेंट स्कीम बनाई गई है, वो शहर से ज़रा दूर बना दी गई है। तो 2 दफ़ा हमने इश्तिहार अखबार दिए हैं, उसमें 5-10 लोगों के अलावा लोगों ने अप्लाई नहीं किया। लोग वहाँ उस अंदाज से इंटरेस्टेड नहीं है। अब उसके लिए हमने पॉलिसी चेंज की है कि लोगों को हम वहाँ पे प्लाट दे रहे हैं, जो सस्ते प्लाट देंगे और उनको एक टाइम देंगे जिसके अंदर वो घर बनाएं। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम नेफडा के ज़रिए 3-3 लाख की सब्सिडी भी अब देना शुरू कर दी है। पहले हमारे बैंक्स जो हैं वो इनको लोनिंग नहीं करते थे, अब स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हर बैंक जो है ना वो लोनिंग करने लग गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सिंगल डिजिट में आ गया। तो इस लिहाज से अब ये स्कीम चल पड़ेगी। अब ये स्कीम चल पड़ेगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंगल डिजिट के अंदर आ गया है और तमाम तर चीज़ें स्मूथ लाइन हो गई हैं, स्ट्रीम लाइन हो गई हैं। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं सेक्रेटरी साहब के साथ। हमने सारा दिन लियाकत अली चट्टा साहब के साथ गुजारा है, देखा है आज उन्होंने क्या कुछ भावलपुर के अंदर जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो गुजारी हैं। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं। एक छोटी सी सेरेमनी है जो यहाँ पर हमने आज अटेंड भी की है, जो मुलाजमिन की जो ख़ास तौर पर जो रिटायरमेंट सेरेमनी है उसके अंदर शिरकत भी की है। तो सर थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि महकमाना सर्विस स्ट्रक्चर जो है
اس کو کتنا بہتر کیا جائے گا اب جنوبی پنجاب کے لیول کے اوپر؟ اگر ہم پہلے بات کرتے تھے تو پورے پنجاب کی بات کی جاتی تھی، اب جنوبی پنجاب کی بات کی جاتی ہے، تو ملازمین کے حوالے سے بتائیے گا کہ کن کن اصلاحات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں روحی کی ٹیم کا شکر گزار بھی ہوں کہ جنہوں نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے گورنمنٹ کے جو فنکشنز ہیں ان کو پراپر طریقے سے ایلیبریٹ کر سکیں. ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ مارز وجود میں آنے کے بعد وہاں پہ اب ان کو ساری پاورز بھی ڈیلیگیٹ ہو گئی ہیں، جس سے ساؤتھ پنجاب میں ڈیولپمنٹ کا ورک اور بہتر ہوگا، تیز ہو جائے گا، اس کی مانیٹرنگ بھی اچھی ہوگی. اور جس طرح پہلے بتایا جاتا کہ فیک اسکیمیں بن جاتی ہیں یا غلط اسکیمیں بن جاتی ہیں، اب جس حد تک بہتر مانیٹرنگ اور سیٹ اپ بہتر ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوگا. میں آج بہاول پور آیا ہوں، میرا مین آفس ملتان میں ہے، تو یہاں پہ آج میں پبلک ہیلتھ انجینئر کی اسکیمیں بھی دیکھوں گا. باقی بھی یہاں جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، پی ایچ اے کا کام ہے، شہر کے اندر جنرل کام میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. ہماری یہاں پہ ایک ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ڈائریکٹر اور کچھ اہلکار ریٹائر ہوئے ہیں، تو ان کی بھی ایک چھوٹی سی سرگرمی تھی، اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور آخر پہ میں نے بہاول پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایک کھلی کچہری رکھی ہے، جس کی باقاعدہ پچھلے چند دنوں سے اناؤنسمنٹ بھی کروا رکھی ہے کہ لوگوں کے جو سیوریج سے متعلقہ مسائل ہیں، جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلقہ مسائل ہیں، جو لوگوں کے نقشے پاس نہیں ہو رہے یا ہائی رائز بلڈنگز جو نہیں ان کا صورتحال نہیں بن رہی، یا لوگوں کے جو باقی معاملات ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ ہیں، دیگر جو میرے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں ان کو عوام الناس کو میں نے بلایا. ٹھیک ہے سر، لیکن جن علاقوں میں باقاعدہ طور پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی اپروول دی گئی تھی، ابھی وہ وہاں پہ فعال نہیں ہو سکی. جنوبی پنجاب کے اندر 3 ڈویژنز ہیں مین، جس میں ملتان ہے، بہاول پور ہے، ڈیرہ غازی خان ہے. سوائے ملتان کے کہیں پر بھی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے پراپر کام نہیں کر پا رہی. تو اب کوئی اس کے حوالے سے ہمیں کوئی پازیٹیو بات سننے کو مل سکتی ہے کہ آپ ان کے اوپر فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، فعال ہونا جو ہے یا نہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی گورنمنٹ 1970 ایکٹ کے تحت بنا دیتی ہے، پھر آگے اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اس کی گورننگ باڈی نے خود کام کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ساری چیزیں فارم ہو گئی ہیں. اس پر گورننگ باڈی کا چیئرمین بھی ہے، ڈائریکٹر جنرل بھی ہے، اور اس سال اے ڈی پی میں خاصی بہتر اے ڈی پی بنائی ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جون میں جب ان کو نئی اسکیمیں ملیں گی تو یہ بہاول پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی آپ کو بڑی ایفیکٹو اتھارٹی نظر آئے گی. اس کے اندر پوٹینشیل ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ پہلے انہوں نے اس انداز سے اتنا کام نہیں کیا، ان کو فنڈز نہیں ملے، اور ان کی باقی معاملات جو تھے وہ گورننگ باڈی کے وہ سارے اپروو نہیں ہوئے. اب ان کی وہ ساری چیزیں اپروو ہو رہی ہیں. میں نے انہیں پیپر ورک مکمل ہو چکا ہے، اب یہ امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہوں گے یہ لوگ؟ جی بالکل، اب امپلیمنٹیشن کی طرف جا نہیں رہے، یہ جا چکے ہیں. اور اب یہ اپنی اے ڈی پی اس دفعہ بنا رہے ہیں. اس میں بڑی اچھی یہ روڈز اور باقی سارا سیٹ اپ جو ہے یہ بڑا اچھا بنا رہے ہیں. اور بہاول پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک پرائم منسٹر کے جو ویژن ہے اس کے مطابق ایک ہاؤسنگ اسکیم بھی بنا رہی ہے، جس طرح ایل ڈی اے نے لاہور بنائی ہے. یہاں پہ عوام الناس کے لیے سستے فلیٹس بنانے کے لیے بھی ایک اسکیم وہ انہوں نے بنا لی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں بہاول پور کی ہی، تو ابھی تک بہاول پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ایریا ہی مختص نہیں کر کے دیا گیا، یہ کہ کون سے روڈز آپ کے ہوں گے اور کون سے روڈز کسی اور کے ہوں گے، یا کون سا ایریا آپ کو دیا جا رہا ہے، کون سا پھاٹا کے پاس ہوگا، کون سا کس کے. ابھی تک اداروں کی آپس کی جو انسانی معاملات ہیں وہی بہتر نہیں ہو پا رہے. تو اس حوالے سے آپ ان کو گائیڈ لائن دیں گے یا اداروں کو آپس میں ہی یہ تمام تر چیزیں مینیج کرنی پڑیں گی؟ یہ بالکل، اس کو میں نے خود بھی ٹیک اپ کر لیا ہے. اور دیکھیں، ابھی ہمارے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو فعال ہوئے بھی ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، ساری پاورز وغیرہ ڈیلیگیٹ ہوئی ہیں. تو یہ میں نے ایشو ٹیک اپ کر لیا ہے. انشاءاللہ اس کو بڑی جلدی ریزالو کر لیں گے. ان کا جو ایریا اور جورسڈکشن کی ایک نوٹیفیکیشن وغیرہ ہونے والا ہے تو جلدی انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ بھی بہاول پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بہت سارے ملازمین کی ابھی شارٹیج ہے، بہت سارے ملازمین کو ایڈیشنل چارجز دیے گئے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں اسی طرح ڈیرہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، تو اس کا جسٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کے حوالے سے کوئی کام آگے شروع ہوں گے؟ بالکل. ڈی جی خان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور نئی کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے، وہ بھی اس دفعہ اپنی انڈیپینڈنٹ اے ڈی پی بنا رہے ہیں. اور جون میں انشاءاللہ ان کو بھی خاصی اسکیمیں، نئی اسکیمیں ملیں گی. پچھلے سال چونکہ کرونا کی وجہ سے کوئی اسکیم ہی نہیں ملی، اس لیے یہ ادارے بالکل ٹھپ پڑے رہے ہیں. تو اب جو ہے نا یہ انشاءاللہ بہتر پرفارم کریں گے. دوسرا، ان کو کمرشلائزیشن کا بھی جو ٹارگٹ ہے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو اور باقی ڈپارٹمنٹ کو بھی دیا گیا ہے. اپنی کمرشلائزیشن کی فیسیں کلیکٹ کریں گے اور اپنے ریسورسز سے بھی یہ آگے ڈیولپمنٹ کریں گے. کوئی اور ہمارے پورے جنوبی پنجاب کے اندر کوئی اور ڈیولپمنٹس
अथॉरिटी बनाने का कोई प्लान है या सिर्फ फिलहाल इन्हीं को स्टेबल किया जाएगा, इनको मजबूत करके फिर आगे चला जाएगा? अथॉरिटीज़ तो चूँकि डिवीजन लेवल पे बड़े शहरों में बनती हैं, वो 4 अथॉरिटी यहाँ पे बन चुकी हैं, लेकिन जनूबी पंजाब के लिए एक और नया प्रोजेक्ट जो है ना, वो एक वॉश प्रोग्राम है जो गरीब लोगों को टॉयलेट की फैसिलिटी फ्राहम करने वाला प्रोग्राम है। वो ऑलमोस्ट हमने सर्वे करवा लिया है। जनूबी पंजाब में 4 लाख घराने ऐसे हैं जिनके पास टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, तो वो हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम कर रहा है। हमने एडीपी की एक नई स्कीम बनाई है, तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हम जो 4 लाख घराने हैं उनको अपनी एडीपी की स्कीम के ज़रिए और एक वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, इन दोनों को क्लब करके इंशाल्लाह हम 4 लाख घरानों को टॉयलेट फैसिलिटी भी फराहम करेंगे। इसके अलावा सर इस एडीपी के अंदर और कौन कौन सी स्कीमें ऐसी हैं जो कि आपके महकमे के तवज्जुह से लोगों को, शहरियों को मिलने जा रही हैं जनूबी पंजाब के अंदर? इसमें सीवरेज की काफ़ी स्कीमें हैं, इसी तरह वाटर सप्लाई की सबसे ज़्यादा स्कीमें हैं। जनूबी पंजाब के जिन जिन इलाकों में पानी ब्रैकिश है, पानी ठीक नहीं है, वहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीमें जिस तरह डीजी खां में, राजनपुर में, बहावल नगर में, वहाँ पे कोई 200 से ज़्यादा वाटर सप्लाई स्कीमें जो है वो पाइपलाइन में हैं, बन रही हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट 400 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो जनूबी पंजाब में इस साल लगाए जा रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी एडीपी बनाई है, उनमें रोड्स का नेटवर्क है, हाई राइज बिल्डिंग का है, और इसी तरह ये जो पिछले दौर में इलीगल हाउसिंग स्कीमें बनी हैं उनको भी स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। उनको स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाएगा? क्या उसके लिए कवानीन नए से लेके आए जाएंगे, कोई डिमोलिश की जाएंगी या जस्ट उनको रेगुलर कर दिया जाएगा? नहीं, उनमें जो हाउसिंग स्कीमें गवर्नमेंट का क्राइटेरिया पूरी करती होंगी वो सारी अप्रूव हो जाएंगी। जो नहीं करती उनको फ़िलहाल हमने सील कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। जहाँ पर घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, वहाँ पर बिजली लगी हुई है, सीवरेज वहाँ पे आया हुआ है, टफ टाइल लगी हुई है, वहाँ पर क्या करेंगे? वो तो बड़ी पुरानी स्कीमें हैं। ऐसी इलीगल हाउसिंग स्कीमें जो मैं समझता हूँ वो गैर कानूनी तो नहीं, लेकिन इरेगुलर ज़रूर हैं कि उनके अंदर वो बेसिक सारी वो चीज़ें फराहम नहीं की गई और वहाँ पे लोग काफ़ी अरसे से घर शहर बना चुके हैं। उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कमेटी बनाई है जो लॉ मिनिस्टर की सरबराही में बनी है। वो कमेटी इसके लिए एक जल्दी एक ऐसा सिलसिला सामने ला रही है जिसके तहत उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो होगी, जो उनमें कमी बेशी है वो पूरी कर दी जाएगी। जहाँ कहीं उनके पास रकबा नहीं है तो उसके बदले उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। सर एक बड़ा मामला आता है कि कॉरपोरेशन की जानिब से, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की जानिब से, फाटा की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं सुई गैस वालों को, मैपको वालों को, टेलीफोन को, कि जी आपने यहाँ पर किसी किस्म की सहूलियत फ़राहम नहीं करनी उस वक्त तक जब तक ये लोग हमसे बाकायदा मंजूरी नहीं ले लेते। लेकिन बाद में क्या होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है, कुछ और मामला आते हैं, लोगों के पास दरख्वास्तें ज़्यादा चली जाती हैं, तो मैपको वहाँ पर बिजली के खंभे भी नस्ब करता है, वहाँ पर सीवरेज की स्कीमें भी पहुँचती हैं, तमाम तर मामला हो जाते हैं, लेकिन उनके जो नक्शे हैं वो मंजूर नहीं हुए होते। तो इस मामले में आपके इदारे की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाता है। तो इस मामले के ऊपर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? इसमें ये ऐसा होता रहा है कि कई इलीगल हाउसिंग स्कीमें जो हैं वो बिजली का कनेक्शन ले लेती थी या सुई गैस ले लेती थी। एक्चुअली तो उन महकमों को किसी सूरत नहीं देना चाहिए जब तक वो स्कीम अप्रूव नहीं होती, लेकिन कहीं अगर ऐसा हुआ है तो पिछले दिनों में डबल बेंच का इसके सिलसिले में फैसला भी आया है कि वो स्कीमें जो हैं उनकी बिजली बल्कि काटी जा रही है जो इलीगल हैं। इस सिलसिले में जो पंजाब हाउसिंग एजेंसी है फाटा, उसने अब नए रूल्स भी बनाए हैं। मौजूदा गवर्नमेंट ने इन प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के लिए एक नए रूल्स बनाए हैं जिनको अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम रूल्स कहा जाता है। उसके अंदर कुछ सहूलतें भी दी गई हैं इन हाउसिंग स्कीमों को कि जो उसके क्राइटेरिया के ऊपर पूरी आती हैं, और हर स्कीम के अंदर जो 20% एरिया है वो गरीब लोगों के लिए छोटे घर बनाए जाएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम है उसके तहत हर हाउसिंग स्कीम के अंदर 20% एरिया मुख्तस किया जाएगा जिसके ऊपर सस्ते और छोटे घर बनाए जाएंगे जो गरीबों के दिए जाएंगे। और इसी तरह जो गवर्नमेंट का अपना घर बनाने वाला मिशन है वो भी प्राइवेट सेक्टर की इस मदद के साथ और इन प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों को उस सिलसिले के अंदर ला के वो पूरा किया जाएगा। वरना इसके अलावा वो स्कीम मंजूर नहीं हो सकेगी जब तक वो 20% कोटा मुख्तस नहीं कर देंगी। हाँ, वो हाउसिंग डिपार्टमेंट तब तक वो स्कीम अप्रूव नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर वो 20% एरिया उसके लिए सस्ते घर बना के देने के लिए ना रखा जाए। उसका डिज़ाइन और उसकी कीमत जो है वो महकमा डिसाइड करेगा। सर फाटा के होते हुए दूसरे तरक्याती इदारों को लेके आना क्या फाटा की अहलियत को कम करता?
नहीं, उनको लेके आने वाली बात नहीं है। ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं इनका दायरा कार जो है वो सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद होता है, जबकि फाटा का जो है वो रूरल एरिया भी सारा कवर करता है। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ नहीं होती वहाँ वो सारे काम जो है वो फाटा करता है। फाटा के सर आने वाले दिनों में इसके दायरा कार को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, ख़ासतौर पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत, या बस जो वो पहले काम कर रहा है उसी तनख्वाह में काम करेंगे? नहीं, फाटा को बड़ा फ़ाल अदारा बनाया जा रहा है। इसके लिए नई रिक्रूटमेंट्स भी हो रही हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, नए SDO ओवरसीयर, ये नया स्टाफ भर्ती किया जा रहा है, टाउन प्लानर नए भर्ती किए जा रहे हैं, और फाटा ने अपने रूल्स वगैरह भी सारे मुकम्मल कर लिए हैं। कमर्शलाइजेशन का इनका चैप्टर बड़े अरसे से जो वो कैबिनेट में पेंडिंग पड़ा था वो भी अब फाइनल हो गया है। तो ये कमर्शलाइजेशन की मद में भी फाटा अब इतनी फीसेस कलेक्ट करेगा कि अपनी मदद आपके तहत ये अदारा जो है सस्टेन भी करेगा और गवर्नमेंट का जो मंशूर है उसको भी पूरा करेगा। गवर्नमेंट के मंशूर को भी पूरा करेगा। बहुत सारी बातें आज हमने यहाँ पर की हैं, जो रोही के देखने वाले हैं उन तमाम को आज पता चला होगा कि सेक्रेटरी साहब का क्या विजन है, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के अंदर आम आवाम को सहूलियात की फ़राहमी के हवाले से, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से, और ख़ास तौर पर वो तमाम महकमा जात जो किन के अंडर आते हैं उन तमाम की गाइडलाइन क्या होगी। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हमें काफ़ी आगाही हासिल हुई है, और ख़ास तौर पर जो पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का एक मेगा मनसूबा जनूबी पंजाब में आ रहा है वो तमाम के तमाम इसी जो ADP होगी उसके अंदर ये लॉन्च होने जा रहा है, जिसके बाद तमाम स्कीमें बहावलपुर के अंदर, मुल्तान के अंदर, डेरा गाजी खान के अंदर बाकायदा लॉन्च कर दी जाएंगी, और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के जो बराह रास्त समरात हैं आम आवाम को पहुँचना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान तैयब सैफ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ।